Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is An Alien Hand. अब बच्चों बुक का नाम भी क्या है? An Alien Hand. तो एलियंस क्या होते हैं बच्चों? एलियंस होते हैं जिनको हम जानते नहीं है या कोई एक जो है दूसरे स्पेस से आए या प्लैनेट से आए हैं जिनको हम नहीं जानते, उनको क्या बोलते हैं हम? एलियन, राइट। तो यहाँ पे जो इसकी बात कर रहे हैं कि उसके जो टिल्लू की बात कर रहे हैं, टिल्लू के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं? मार्स में रहते हैं। कहीं अंदर जो है आउटर सरफेस में नहीं रहते हैं, वो अंदर रहते हैं। और उन्होंने एक जो है एक सीक्रेट पैसेज बनाया, उससे वो बाहर जाते हैं और कहाँ जाते हैं? जॉब में जाते हैं। अब बच्चों के अंदर क्या होता है? बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है, कुछ चीज जानने की होती है कि पापा जो है, क्योंकि उसने कभी ही नेवर सीन सन, मून, स्टार्स कभी नहीं देखे, तो उसके अंदर जो है एक टिल्लू के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी टू सी द सन, कि कैसे दिखते हैं, हाउ दे लुक, मून, सन, स्टार्स कुछ नहीं देखा था, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? इनसाइड द मार्स। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से उसको अपने पापा का जो है एक सीक्रेट कार्ड मिलता है, सिक्योरिटी कार्ड, और उसको जैसे ही वो उसमें डालता है और एकदम से जो है दरवाजा खुल जाता है और वो जो है पैसेज से बाहर निकलता है। क्या वो सक्सेस होता है या नहीं होता है? लेट्स सी इन दिस चैप्टर एन एलियन हैंड। तो बच्चों मार्स में किस तरह से देखते हैं कि वहां पे जो है लाइफ है या नहीं है, ये क्या हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट्स सी। बिफोर यू रीड, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? तो यहाँ पे एक मिशन का नाम क्या लिखा हुआ बच्चों? वाइकिंग। क्या है मिशन का नाम? वाइकिंग मिशन टू मार्स। तो कभी आपने सुना है? नहीं सुना है तो अभी हम जो है ये चैप्टर के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो है ये इनिशियल्स है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज कंपोज ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। अब जो उनका मिशन है मार्स तक पहुंचने का, वाइकिंग उसका नाम लिखा है, बट इट हैज 2 स्पेसक्राफ्ट कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। पहले का नाम क्या है? वाइकिंग 1 एंड सेकंड इज योर वाइकिंग 2। मिशन एक ही है बट उसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में। वन इज योर वाइकिंग 1 एंड सेकंड इज योर वाइकिंग 2। ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर, और दूसरा किससे क्या है उसमें? ईच कंसिस्टिंग, एक में जो है ऑर्बिटर है और एक में क्या है? लैंडर है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटर? तो ऑर्बिटर का मतलब होता है कि जो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, राइट। दूसरा है लैंडर, मीन्स जो यहाँ से जाता है स्पेस में, वो लैंड होता है और जब विजिट करता है वहां पे देखता है, इमेजेस लेता है, क्लिक करता है, व्हाटएवर। तो इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करा उन्होंने वाइकिंग मिशन को इन 2 पार्ट्स। One is your Viking 1 and second is your Viking 2. Each consisting of an orbiter and a lander. The primary objectives. अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? वाइकिंग मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो मेन जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस। अब मार्शियन सरफेस क्या हुआ बच्चों? अगर हम मार्स में जाएंगे तो जो उसका सरफेस है उसको बोला है मार्शियन सरफेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका वाइकिंग मिशन का? टू टेक और टू ऑब्टेन द इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। अब वहां पे जाएंगे, अगर हमारे कोई मिशन है तो हम किस लिए जाएंगे? ये देखेंगे कि वहां पे ऑक्सीजन है या नहीं है, या टेम्परेचर है या नहीं है, ये लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो कोई भी मिशन जा रहा है हमारे स्पेस में, तो यहाँ पे जो वाइकिंग मिशन की बात हम कर रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। वन इज योर वाइकिंग 1 एंड सेकंड इज योर वाइकिंग 2। ईच कंसिस्ट ऑफ an orbiter and a lander.
Their primary objectives to obtain the images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible sign of life is there or not. Right? A Viking 1 was launched on, अब कितने तारीख को लॉन्च हुआ था? 20 August 1975 and arrived at 19 June 1976. अब Viking 1 को जब लॉन्च करा था तो कौन सी डेट थी उसकी? 20 अगस्त 1975 और वहां पे कब अराइव हुआ था? इट अराइव एट मार्स ऑन 19th जून 1976. तो ये तो क्या था बच्चों? वाइकिंग 1. दूसरा पार्ट क्या था इसका? वाइकिंग 2 वॉज लॉन्च्ड 9 सितंबर 1975. इसको लॉन्च कब करा? 9 सितंबर. उसको करा था 20 अगस्त को. और सेकेंड वाला जो वाइकिंग 2 था, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 1975 एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त. और कब पहुंचा वहां मार्स में? ऑन 7 अगस्त 1976. तो यहाँ पे बच्चों डेट लिखिए आप प्लीज. इसको जो है ध्यान रखें कि कौन सा वाइकिंग 1 कब लॉन्च हुआ था, कब अराइव हुआ था मार्स में, वाइकिंग 2 को कब भेजा था और कौन सी डेट में वो वहां पे एंटर्ड करा था ऑर्बिट में मार्स के. राइट? बिसाइड्स टेकिंग photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments. Besides taking photographs and images का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके अलावा उन्होंने क्या करा वहां पे? Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers, और जो 2 लैंडर्स थे, इन्होंने 3 जो है 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करे वहां पे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स फॉर पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ, कि वेदर वहां पे लाइफ है या नहीं है. क्या एक्सपेरिमेंट करे देखते हैं अभी बच्चों. तो 3 एक्सपेरिमेंट करे. बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा. एज ऑफ नो देयर इज नो क्लियर एविडेंस, कि कोई एविडेंस नहीं था वहां, प्रूफ नहीं था ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट. लैंडिंग साइट्स कौन सी थी बच्चों? जहां पे वाइकिंग ने जो है लैंड करा था उसकी साइड में जो सॉइल थी उनको कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले. किसके? ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मार्स की बात कर रहे हैं. और अपना मिशन जो था वाइकिंग मिशन था. और किस तरह से अभी हमने पढ़ा कि वाइकिंग मिशन जो है 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड था. पहला था वाइकिंग 1 एंड सेकंड इज वाइकिंग 2, और ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू टेक और टू ऑब्टेन द इमेजेस and samples of the Martian surface and soil and search for any possible life, कि अगर वहां पे कोई भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होगी तो मे बी जो है वहां पे ये देखने के लिए उन्होंने जो है वहां के सॉइल सैंपल्स लिए, या उन्होंने क्या लिया? फोटोग्राफ्स ली, इमेजेस ली. राइट? अब जो है दोनों जो है वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 कब उन्होंने लॉन्च करे, कब वहां पे वो रीच करे, पहुंचे वहां पे, और वाइकिंग 2 की भी जो है डेट और एंटर्ड इन द मार्स ऑर्बिट. राइट? इसके अलावा उन्होंने क्या करे? 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करे ये देखने के लिए कि वेदर लाइफ इज देयर और नॉट, या पॉसिबल है या नहीं, ये देखने के लिए. क्लियर? नाउ रीड द स्टोरी. अब हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. अभी ये एक जर्नल था कि नासा के बारे में था कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक वाइकिंग मिशन था. किसका था? टू मार्स. राइट? और अभी हमने देखा कि 2 में कंपोज था, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी की कौन कौन से पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, लेट्स रीड. टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स. अब यहाँ पे जो करेक्टर है वो कौन है? टिल्लू. और उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? लिव बीनेथ द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट
under the artificial conditions. अब यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे लेटर। टीलो और उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? प्लैनेट के जो है सरफेस के नीचे रहते थे, ऊपर नहीं रहते थे, आउटर सरफेस में नहीं रहते थे, इनर सरफेस में रहते थे, बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। अब ऑब्वियस है, अगर प्लैनेट है और प्लैनेट के अंदर आप रहते हैं तो आपको ना सन मिलेगा, ना मून, न स्टार्स, कोई जो भी नेचुरल जो हमें हवा मिल रही है वो नहीं मिलेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। तीनों ने कभी भी नेवर सीन, क्या नहीं देखा था? नेवर सीन मून, स्टार्स, सन। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी। तो अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? टिलो हैज हर्ड एंड रीड अबाउट द सन। उसने खाली किताबों में ही पढ़ा था कि सन क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, या मून क्या होते हैं। ही हैज नेवर सीन दैम। उसने कभी भी ये नहीं देखे थे। क्यों नहीं देखे थे बच्चों? बिकॉज टिलो एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशंस। थर्ड पॉइंट, टिलो's फादर गोज टू वर्क। अब टिलो के जो फादर थे वो कहाँ जाते थे? जॉब में। और एक जो है पैसेज था, सीक्रेट पैसेज, एंड टिलो वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट। अब बच्चों की आदत क्या होती है बच्चों की? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने की। आपको अगर मम्मी बोलेंगे भाई यहाँ नहीं जाना, तो आपके अंदर होता नहीं भाई मैं वहां जाके देखूंगा इसके अंदर क्या है, राइट? अगर तुम्हें बोलेंगे भाई ये टॉयज को खोलना मत, तो बच्चों के अंदर होती है नहीं भाई, तोड़ ताड़ के उसके अंदर देखते हैं, क्यूरियोसिटी रहती। तो सेम जो टिलो है, जब उसके फादर वर्किंग के लिए जाते थे एक सीक्रेट पैसेज से, तो उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी टू नो ऑल अबाउट दैट, कि उसके बारे में जानने की, राइट? क्योंकि जो उसने किताबों में पढ़ा था उसको वो देखना चाहता था। और उसके फादर कहाँ जाते हैं? कौन सा सीक्रेट रूट है जिससे वो जो है बाहर निकलते हैं? तो ये सब जानने की जो है एक उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी। ही वांट्स टू नो अबाउट दैट सीक्रेट पैसेज। क्लियर? तो दीज 3 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन द पैसेज या पैराग्राफ, राइट? लेट्स बिगिन। टिलो, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड टू गो दैट वे? अब टिलो को उसकी मदर ने बोला कि कितनी बारी तुम्हें कहा है कि इस रास्ते से मत जाया करो। How often have you been told not to go that way? But why does Daddy go there every day? Because that's his job, Tilu. उसने कहा क्यों? पापा जो है बच्चे करते हैं ना क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो उसने कहा क्यों? डैडी तो रोज इसी पैसे से, इसी रास्ते से जाते हैं एवरी डे। तो वो बोलती है बिकॉज दैट इज जॉब टिलो। तो उन्होंने कहा ये उनकी जॉब है, दैट इज वाई जो है वो डेली जो है इसी रास्ते से ही यूज द सेम रूट। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। और वो रास्ता कौन सा था बच्चों? एक अंडरग्राउंड पैसेज था। अब ऑब्वियस है वो कहाँ रहते हैं? इनसाइड द, अंडरनीथ द सरफेस, सरफेस से नीचे अंदर कहीं रहते हैं। और उन्होंने एक पैसेज बनाया था बाहर निकलने के लिए, तो अंडरग्राउंड पैसेज था। दैट्स अंडरग्राउंड पैसेज। तो उसकी मदर जो है उनको बार बार टोकती है कि भाई कितनी बारी तुम्हें बोला है कि प्लीज डोंट गो टू फ्रॉम दैट पैसेज या वे। तो वो बोलता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है कि पापा तो रोज जाते हैं। तो बोलते हैं दैट इज हिज जॉब टिलो। दैट वे वाज एन अंडरग्राउंड पैसेज। टिलो's फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज। और जो टिलो के फादर थे वो क्या करते थे? डेली उसी पैसेज से जाते थे फॉर his job, and every day he came back from that direction. अब जिस रास्ते से जाएंगे तो ऑब्वियस है उसी रास्ते से, सेम डायरेक्शन से, he came back from the same direction. What lay at the end of the forbidden route? अब forbidden का मतलब क्या है बच्चों? अगर हमें जो जिस रास्ते से मना कर रहे हैं जाने के लिए या बैन है हमारे लिए कि यहाँ से नहीं जाना है, तो what lay वहां पे क्या है? At the end of that forbidden route, not only Tilu, but a great majority of the community would have liked to know. अब सबके अंदर ये नहीं है कि टिलू के अंदर एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट दैट पैसेज। सबके अंदर है, जितनी उनकी कम्युनिटी है सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट दैट पैसेज। क्या है वहां पे जिस रास्ते को उन्होंने क्या कर रखा है? फॉरबिडन कर रखा है, बैन कर रखा है।
not allowed to go from that passage या वे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टीलू को ही नहीं है क्यूरियोसिटी, सबको है जितनी उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, टू नो अबाउट दैट पैसेज या रूट। टीलू's father was one of the select few permitted to go that way। अब टीलू की जो फादर हैं, अब कुछ ही लोग जो है उस पैसेज से बाहर जाते थे। ओनली टीलू's father was allowed to go from that passage। खाली वही थे जिनको जो है ये परमिशन मिली थी to use that passage या that route to go out for his job। The above conversation invariably took place between Tilu and his mother whenever he insisted। और ये बात किस किस के बीच में चल रही थी? कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत किसके बीच में चल रही थी? टीलू और उसकी मदर के बीच में। एंड हिज मदर whenever he insisted on following his father, जब भी वो इंसिस्ट करता था, फोर्स करता था to follow his father, तो वो जो है उनको बोलती थी कि भाई ये पैसेज जो है फादर क्यों यूज करते हैं और क्यों बैन है। बट उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और उन्हीं के फादर को जो है सिलेक्ट किया है टू गो आउट थ्रू दिस रूट। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट। आज जो है कुछ डिफरेंट था। टीलू's father was enjoying siesta at home। सिस्ता किसको बोलते हैं बच्चों? आज जो है बहुत अच्छा दिन था। टीलू के फादर जो है सिस्टा मीन्स आराम कर रहे थे, एक नैप ले रहे थे एट होम। एंड टीलू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। अब उसके फादर जो है, होता है ना कि छुट्टी का दिन है भाई, आराम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो सेम जो है टीलू's फादर वाज एंजॉयिंग एट होम, नैप ले रहे थे, नींद ले रहे थे। एंड टीलू को आज मौका मिला, ही गॉट ए चांस टू गेट होल्ड ऑफ द सिक्योरिटी कार्ड। और जो उनका सिक्योरिटी कार्ड था, राइट, जिसके थ्रू जो है एंटर होता है ना, कई बार आपको परमिशन नहीं मिलती, ऑफिस में अगर जॉब करते हैं तो परमिशन नहीं मिलती, बट यू हैव अ सिक्योरिटी कार्ड। एक कार्ड होता है, उसी को जो है हम अगर उसके अंदर डालते हैं तभी जो है हमें परमिशन मिलती है या डोर ओपन होता है, राइट। तो सेम जो है उस दिन उसके फादर घर में थे, ही वॉज एंजॉइंग, बट टीलू गॉट गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। अपने फादर का सिक्योरिटी कार्ड उसको मिल गया। देन इवेटिंग हिज वॉचफुल मदर्स आईज, टीलू मेड हिज वे, क्योंकि मदर जो है हमेशा चौकस रहती है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है करके। तो टीलू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। अब उसने रास्ता बनाया जहां पे उनको बैन था, नॉट अलाउड टू गो थ्रू दैट पैसेज। ए मेटल डोर, क्या था वहां पे? एक मेटल डोर था। बेयर्ड हिज एंट्री, जहां पे बैंड थी एंट्री, राइट। क्या थी? एंट्री क्या थी? बैंड थी, वहां अलाउड नहीं था जाना। बट टीलू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लीप। अब बच्चे बड़े चालाक होते हैं कि अगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हमें भी बाहर जाना है और देखना है, तो चुपके चुपके पापा को देखता था कि हाउ, कि किस तरह से वो सिक्योरिटी का जो कार्ड है उसका कैसे डालते हैं और कैसे फिर एग्जिट बाहर जाते हैं वो। तो टीलू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। एक जो है स्लॉट बना था वहां पे, राइट, उसके अंदर उसने स्लिप करा उसको, और कैसे उसके फादर जाते हैं ये उसने पहले ही ऑलरेडी देखा हुआ था। ही डिड द सेम। अब टीलू डिड द सेम। अब टीलू ने क्या करा? वैसे ही करा जैसे उसके फादर करते थे। उस स्लॉट में उसने सिक्योरिटी कार्ड डाला एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली। बिना आवाज किए वो दरवाजा क्या हो गया बच्चों? द डोर ओपन विदाउट एनी नॉइज। ए वेल लिट पैसेज सीम टू बैकन। अब यहाँ पे क्या है? लेट पैसेज, कि वहां पे एक दरवाजा जो है, एक पैसेज खुल गया टू बैकन हिम। ऐसा लग रहा था कि वो बैकन मीन्स वेलकम कर रहा था कि भाई आ जाओ। स्नैचिंग द कार्ड, अब उसने स्नैच करा कार्ड को निकाला, विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, और उसको फिर निकाल के दूसरे स्लॉट में डालना था स्लॉट इन द वॉल। टीलू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। अब टीलू ने क्या करा? अपने जो है बाहर निकला और जो है उसने वॉक करना शुरू करा, मार्च अलोंग जेंटल अपवर्ड स्लोप। अब अपवर्ड स्लोप क्यों है बच्चों? क्योंकि वो प्लैनेट के अंदर है। अब उसको जो है बाहर निकाल के थोड़ा सा अपवर्ड जो है स्लोप में उसको जाना था। तो टीलू ने जो है अपने फादर का सिक्योरिटी कार्ड लिया और जैसे जैसे उसके फादर ने स्लॉट में डाल के उसको जो है
डोर ओपन हुआ एज ही केम आउट, बाहर निकल गया। और फिर जो है वो क्या करा उसने, टीलो स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग ए जेंटल अपवर्ड स्लोप, थोड़ा सा अपवर्ड था। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब क्योंकि वो पहले अंडरग्राउंड था, अंदर था, अब जो है कहाँ आ गया वो, टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। टीलो लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। अब उसकी जो है क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि अंदर ही बंद रहते थे, आर्टिफिशियल कंडीशंस थी, तो अब जो है टीलो लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। अब सामने जो है क्या है, इफ इट वॉज डे टाइम, अगर दिन का टाइम होगा तो ऑब्वियस क्या दिखाई देगा बाहर आपको, सन दिखाई देगा। और नाइट टाइम होगा तो ऑब्वियस है क्या दिखाई देंगे, मून, स्टार्स, तारे दिखाई देंगे, या चंदा मामा जो है, मून दिखाई देगा आपको, राइट। तो टीलो लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन if it was daytime, or the stars it was night, about which he had heard and read so much। जिसके बारे में क्या पढ़ा था उसने, किसमें पढ़ा हुआ था, बुक्स में पढ़ा था, क्योंकि वो तो अंदर रहते थे, प्लैनेट के अंदर रहते थे, राइट। उन्हें बाहर का कुछ नहीं पता था, इवन कभी उन्होंने सन नहीं देखा था, स्टार्स एंड मून, only heard and read in the books। But alas, that was not to be। Tilu but underestimated the security arrangement। कई बारी क्या होता है बच्चों, अंडर मीन्स कई बारी हम सोचते हैं कि चीजें बहुत इजी होती हैं, हम इजी जो है हमें मिल जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। तो जो यहाँ पे टीलू ने सोचा था कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बहुत ढीली ढाली होगी या मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो ये उसका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया था सिक्योरिटी को, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस। अब कई बार होता है हमें कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, बट वो हमारे आसपास घूमती रहती है। तो इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, उन्होंने पहले ही ढूंढ लिया था कि कोई जो है प्लैनेट के अंदर से चुपके से ऑन द सरफेस, ही केम आउट ऑन द सरफेस, राइट। तो किसने ढूंढा था ये इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, उन्होंने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर। अब उन्होंने कहा कि भाई जो बाहर निकला है, स्मॉल इंट्रूडर, जो अंदर से बाहर आया है, वो कौन है, एक इंट्रूडर है। तो उन्होंने ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड, पहले ही उन्होंने उसको ढूंढ लिया था, क्योंकि इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस जो है घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई जो है अजनबी, यू कैन से इंट्रूडर जो है बाहर आया है, स्ट्रेंजर, सेंड हिज फोटोग्राफ टू द सेंट्रल ब्यूरो। अब जो मेन हेड होता है उसको उन्होंने क्या करा, दे फोटोग्राफ्ड दैट क्रिएचर, इंट्रूडर, एंड सेंट इट टू द सेंट्रल ब्यूरो। और कहाँ भेज दिया उसको, सेंट्रल ब्यूरो में, वेयर इट वॉज थोरली चेक्ड। अब क्योंकि अगर सिक्योरिटी आपकी स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, तो क्या होता है कि अगर कोई बाहर का आदमी अगर अंदर घुस गया है तो उसकी फोटोग्राफ खींच के कहाँ भेज देते हैं, सेंट्रल ब्यूरो में, और वहां पे थॉरली चेक करते हैं कि वेदर कि ही वॉज अ स्ट्रेंजर या इंट्रूडर है या हमारी कम्युनिटी का ही है। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा फोटोग्राफ को, सेंट्रल ब्यूरो। और किसने खींची थी ये, इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस। दे हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ that intruder and sent it to the central bureau, where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder। जैसे ही वो 10 कदम चढ़ता, 10 paces, तो जैसे ही वो आगे बढ़ता, उससे पहले ही क्या हुआ बच्चों कि एक हैवी हैंड जो है उसके शोल्डर में आया, राइट। क्योंकि उन्होंने जो है पूरी चेक कर लिया था कि कौन आया है, कहां से आया है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, एज द टीलो जो है टेक द 10 पेसेस, तो उसी समय स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हेवली ऑन हिज शोल्डर, जेंटली बट फर्मली, मजबूती से जो है, फर्मली जो है उसने रखा। ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ। एस्कॉर्टेड मीन्स जब हम किसी को पकड़ के जो है उसको, या किसी को जो है कोई आता है तो कहते हैं ना एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं एस्कॉर्टेड। एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम
to an anxious and angry mother. और वहां पे कौन इंतजार कर रही थी? वापस से उसको कहाँ भेज दिया? इनसाइड द प्लैनेट, जहां पे उसकी मम्मी जो है गुस्से में उसका क्या कर रही थी? वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, while he was being scolded. Scolded means डांटना. He received help from an unexpected quarter. Right? अब क्या हुआ बच्चों? देखा आपने कि टीलू जो है अपने फादर का सिक्योरिटी कार्ड, तो इससे पहले हमने देखा था कि टीलू कहाँ रहता था? Beneath the surface of the planet under the artificial conditions. तो हमने देखा कि अंदर रहता था, पर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, रोज देखता था मेरे फादर जो है एक सिक्योरिटी कार्ड को कैसे जो है एक स्लॉट में डालते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं और सेम पैसे से वो जो है फिर अंदर आते हैं। तो उसके अंदर ही है क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट दैट ट्रूथ और दैट पैसेज, जिससे उसके पापा अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं। और एक दिन जो है ही गॉट ए चांस, क्या चांस मिला कि व्हेन हिज फादर वाज एंजॉयिंग एट होम, तो टीलू मैनेज टू गेट होल्ड हिज सिक्योरिटी कार्ड। और किस तरह से उसने अपने जो है फादर को देखा था कि कैसे वो एंटर करते हैं, स्लॉट में डालते हैं उसको और दरवाजा खुल जाता है विदाउट एनी नॉइज। तो सेम जो है ही डिड, टीलू डिड द सेम, और वो जो है बाहर निकलते हैं। बट सिक्योरिटी जो है इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतनी टाइट थी कि जिसको उसने अंडर एस्टिमेट किया था सिक्योरिटी को, बट उन्होंने जो है ऑलरेडी इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड एंड सेंड इट टू द सेंट्रल ब्यूरो। और वहां पे जो है उसकी पूरा जो है पता करा उन्होंने कि कहाँ से आया है, कौन है करके। एंड और जैसे ही वो आगे बढ़ता, एट द सेम टाइम a strong hand fell heavily on his shoulder, और फिर उसको वापस से उसके घर में पहुंचाते, राइट? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, तो लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। सिस्टा, जैसे अभी मैंने बताया था, शॉर्ट नैप, रेस्ट और नैप। आफ्टर लंच हैबिटेट, आफ्टर लंच हैबिटेट मीन्स शेल्टर और होम, ये अलग वर्ड है बच्चों। आफ्टर लंच आराम करना। दूसरा है हैबिटेट मीन्स शेल्टर और होम। होम डिटेक्टेड मीन्स फाउंड आउट, एस्कॉर्टेड मीन्स टेकन और लेट, साथ में वापस ले जाना। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि जो हमने पॉइंट्स कवर करने थे वो अभी हमने कवर करें कि किस तरह से उसने फादर के कार्ड को लेके, क्योंकि बच्चों के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही क्यूरियोसिटी रहती है और जैसे ही उनको मौका लगता है तो वो करते हैं। कई बार आप लोग भी करते होंगे कि मम्मी पापा सो गए हैं, चलो खेलने जाते हैं, बैट बॉल उठाए और खेलने चले, राइट? तो सारे बच्चों की हैबिट एक ही होती है। अगर उनके अंदर मन में एक बार ठान लेते हैं कि भाई हाँ क्यूरियोसिटी है इसको जानने की कि पापा रोज एक पैसेज से जाते हैं और मम्मी रोज मना कर रही है कि डोंट गो थ्रू दैट पैसेज या रूट से नहीं जाना है, तो बच्चे जो है वो करके छोड़ेंगे। तो सेम टीलू डिड, जैसा उसके फादर ने करा था, और उसका क्या रिजल्ट था हमने अभी देखा। नेक्स्ट इज लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग। और जैसे ही उसकी मम्मी जो है उसको स्कोल्ड कर रही थी, डांट रही थी, तो एक जो है उनका हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं कि किसने हेल्प करी उनकी। तो लेट्स सी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि रिसीव्ड हेल्प, ही रिसीव्ड, जैसे उसकी मदर जो है व्हाइल ही वाज बीइंग स्कोल्डेड, तो कौन स्कोल्ड करा था? मदर। तो जब उसकी मदर उसको डांट रही थी, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। इसका मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर मीन्स उसे उम्मीद नहीं थी, जहां से वहां से उसको हेल्प की जो है हेल्प सुनाई दी या रिसीव करी, उसने एक हेल्प रिसीव करी। अब क्या हेल्प रिसीव करी, किसकी रिसीव करी, या कौन सी अनएक्सपेक्टेड हेल्प थी? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। डार्लिंग, अब जो अनएक्सपेक्टेड हेल्प थी तो वहां से आई, जरा जो है मुझे एक्सप्लेन करने दो डार्लिंग। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग। Said his father। अब फादर से उसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो है उनका सिक्योरिटी कार्ड यूज करा था, तो मे भी उसे लगा नहीं भाई फादर तो जरूर स्कोल्ड करेंगे, बट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड हेल्प फॉर हिम। उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हेल्प थी, तो उन्होंने कहा लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग। सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, जो अभी अभी जो है उठे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे बच्चों? रेस्ट कर रहे थे।
इफ ही इज प्रॉपरली, अब उन्होंने कहा ब्रीफ मीन्स क्या होता है बच्चों, टोल्ड और इन्फॉर्म्ड, ब्रीफ करना। तो उन्होंने कहा इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ, कि अगर इसको अच्छी तरीके से हम ब्रीफ करेंगे या समझाएंगे, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को डांटते हैं कि भाई स्कोल्ड करा और मारा थप्पड़, कि भाई तुमने क्यों करा, हमने मना करा था। कई बार पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो बच्चे जो है और रिबेल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, उसके फादर कह रहे हैं प्लीज कि मैं जो है इसको प्रॉपरली जो है ब्रीफ करूंगा, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। और अगर इसको प्यार से समझाएंगे तो मे बी ये दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। तो उसके फादर, तो अनएक्सपेक्टेड हेल्प कौन सी है बच्चों, फादर्स हेल्प। लिसन टू टिलू, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह काम करता हूँ, आई वर्क ऑन ए सरफेस, जहां पे जो है ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, कि वहां पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं ऐसी जगह में मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, राइट, बिकॉज द एयर इज टू थिन, हवा जो है बहुत पतली थिन है, टू ब्रीथ, एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू विल फ्रीज टू डेथ। तो उन्होंने कहा ऐसी कंडीशन है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि हवा जो है, एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, इतनी हल्की है कि आप जो है ब्रीथ नहीं कर सकते, और टेम्परेचर इतना कम है कि यू वुड फ्रीज टू डेथ, कि इवन तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, राइट। क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे ना कि भाई वहां नहीं जाना, हम रीजन नहीं बता रहे, अगर हम उसको ऑलरेडी रीजन बता देंगे, भाई इस रीजन से वी आर नॉट अलाउ यू टू गो, तो मे भी जो है उसकी समझ में आ जाएगा, हाँ भाई वो सही है, क्योंकि उसने रीजन कारण बताया हमें, राइट। तो उसके फादर ने बताया भाई मैं जो इस जगह काम करता हूँ, जिस सरफेस में काम करता हूँ, वहां ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हवा जो है, एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ। इतना कम टेम्परेचर है कि आप जो है फ्रीज हो जाओगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी आपकी डेथ। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। तो बच्चे के अंदर क्या रहती है कि मे बी पापा जो है झूठ तो नहीं बोल। तो उसने फिर क्रॉस क्वेश्चन करा टू हिज फादर, एंड ही आस्क्ड, बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। तो जब इतना टेम्परेचर कम है वहां पे कि हम जो है फ्रीज हो गए, इवन हमारी डेथ हो सकती है, या हवा इतनी थिन है, तो आप कैसे सर्वाइव करते हो डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। बिकॉज I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen. I can keep warm, and my body and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. अब आपने कभी देखा होगा कि अगर जो स्पेस में जाते हैं, कल्पना चावला को देखा होगा आपने जब गई थी, या आते समय उसके साथ जो है एक मिसहैपनिंग हो गई थी, क्रैश हो गया था, तो वो क्या पहन के गई थी, एक स्पेशल टाइप का जो है सूट था उसका, राइट। तो सिमिलरली उसके फादर ने कहा, बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, कि मैं ऐसे ही नहीं चला जाता हूँ कि भाई अपना जो है इनर सरफेस से निकला और तुरंत जो है सरफेस में चला गया। मैं जो है एक वेल इक्विप्ड जो है होके जाता हूँ, और मेरे जो एक ऑक्सीजन का कह सकते हैं रेजर्वायर होता है ऑक्सीजन का, आई कैन कीप वार्म, और मैं जो अपनी बॉडी को जो है वार्म करके रखता हूँ, एंड माई बूट्स, जो मेरे बूट्स होते हैं वो भी स्पेशली डिजाइंड होते हैं टू मेक इट इजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस। तो जो क्वेश्चन थे उसके, जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट दैट, तो उसने हर क्वेश्चन जो हमने फादर से पूछा कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कारण है, तो आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वो वेल इक्विप्ड जाते हैं, क्या ऑक्सीजन होती है उनके साथ, किस तरह से अपनी बॉडी को, या बूट्स जो हैं स्पेशल टाइप के होते हैं, सो दैट टू वॉक इट मेक इट इजी फॉर हिम टू वॉक ऑन द सरफेस, कि पैदल चलने में जो है वो बूट्स जो है स्पेशल होते हैं, हेल्प करते हैं। व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस। और इससे आगे वो बोलते हैं व्हाट्स मोर, कि मेरे को जो है पहले क्या दी थी, ट्रेनिंग दी थी कि हाउ टू सर्वाइव इन सच अ
हार्श कंडीशंस। ये मेरे को ट्रेनिंग दी थी टू ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, कि आप जो है किस तरह से, जब टेम्परेचर इतना कम होता है, एयर नहीं होती, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, इसकी मुझे पहले ट्रेनिंग मिली थी। एंड वर्क ऑन द सरफेस। आवर forefathers lived on the surface quite naturally। तो वो बताते हैं, उनके फादर जो हैं टिल्लू को बताते हैं कि बहुत समय पहले की बातें हैं कि जो हमारे फोर फादर्स थे वो सरफेस में जो है कैसे रहते थे, नेचुरली रहते थे। उनको ऐसे कोई इक्विप्ड नहीं, वेल इक्विप्ड करके नहीं रहते थे, नॉर्मली दे लिव ऑन द सरफेस। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो उन्होंने कहा ये सच है, इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। कई सालों तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो है वो वहां पे रहते थे नेचुरली ऑन द सरफेस। बट टाइम्स चेंज। परंतु अब जो है समय क्या हो गया, चेंज हो गया है, बदल गया है। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न हॉस्टाइल। जो सन जो है हमारे साथ जो है पहले ठीक था, अब वो क्या हो गया, टर्न हॉस्टाइल। अब हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली। It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet। तो उसने कहा अब सब कुछ जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पहले हमारा सन जो था फ्रेंडली था, अब क्या हो गया, अनफ्रेंडली हो गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली, बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। और इतना ही चेंज जो है उन्होंने कहा सफिशिएंट है कि जो नेचर का बैलेंस बनाने के लिए ऑन दिस प्लैनेट, तो थोड़ा सा चेंज ही जो है सफिशिएंट चेंज है टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन हिज प्लैनेट। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। उससे पहले किस पे इफेक्ट पड़ा कि जो बर्ड्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गई। बर्ड्स, फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। द एनिमल्स फॉलोड। उसके बाद किसने फॉलो करा, but animals। The fish couldn't bear it anymore either। और जो फिश थी वो भी इसको जो है ज्यादा बेयर नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। We managed to survive only because our superior technology। और हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैसी है टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड यू कैन से टेक्नोलॉजी। दैट इज वाई जो है हम सर्वाइव कर रहे हैं। But we were forced to live underground under artificial conditions। और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, though it was superior, but we were forced to go underground to live under the artificial conditions, right? तो जो भी चेंज आया सन में, जो पहले फ्रेंडली थे, अनफ्रेंडली वे, जो भी स्लाइटली चेंज आया नेचर में, तो उसने पूरा जो नेचर का जो साइकिल थी उसको क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया, अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, बर्ड्स, फिर कौन किसने करा फॉलो उसको, एनिमल्स, इवन फिश। और हम क्यों यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या थी, एक सुपीरियर या एडवांस टेक्नोलॉजी थी। बट हमें भी जो है क्या करा, उन्होंने फोर्स करा। But we were forced to live underground under artificial conditions। हमें नेचुरल कंडीशन से ही मिल रही हैं। हमें क्या मिल रहा है, आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम सरवाइव कर रहे हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी, थैंक्स टू सोलर एनर्जी जिसको हम जनरेट कर रहे हैं, सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। और इसकी वजह से हमारी लाइफ क्या है, कंफर्टेबल है। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो अंदर जो है किसके, प्लैनेट के अंदर रह रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस के कारण रह रहे हैं वो, तो वो किसको थैंक कहते हैं, थैंक्स टू सोलर एनर्जी। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। अब कोई भी है बच्चों, अगर हम सोलर एनर्जी, अगर हम सन के एनर्जी को जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करें मैकेनिकली, या जो है हम चेंज कर रहे हैं,
तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मशीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इन चीजों के लिए भी क्या चाहिए, मशीन चाहिए, और विच में दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। मशीन है तो कई बार मशीन रुक जाती है ना बच्चों, तो अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारी जितनी भी मशीन्स हैं ऑलवेज बी इन गुड कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशंस में होनी चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस। I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them. अब उनके फादर ने कहा कि जो हमारी मशीन से अगर हमें सोलर एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियस है ऊपर से लेनी है आपको। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ मशीन्स हैं, कहाँ पे हैं वो, ऑन द सरफेस। और जो रोज वो बाहर जाते हैं और वहां पे कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं उनकी टीम के, वो क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप दोज मशीन, और उनको वॉच करना है, रिपेयर करना है। ये किसकी ड्यूटी है, टीम के कुछ लोग जो हैं बाहर हैं। इट इज टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। और अगर खराब हो जाती हैं तो उनको ठीक करना किसकी ड्यूटी है, जो टीम्स के मेंबर्स हैं बाहर। और उसके फादर भी जो रोज जॉब में जाते हैं तो मे बी इसी काम के लिए जाते होंगे कि वो मशीन दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, राइट। और अगर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करेंगे तो सोलर एनर्जी कैसे वो जनरेट करेंगे पावर, तो पावर कैसे मिलेगी उनका सफिशिएंट पावर टू सर्वाइव। तो ये उसके फादर ने जो है, जैसे उनकी मदर को जो है उन्होंने बोला कि लेट मी एक्सप्लेन टू हिम। और ये जो है उसके लिए क्या थी, एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम हिज फादर। उसके फादर ने बताते हैं कि भाई जहां पे मैं काम करता हूं, तो उन्होंने उसको ब्रीफ करना शुरू करा और ही टोल्ड हिम दैट कि जहां पे जिस सरफेस में मैं काम करता हूं एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू सर्वाइव बिकॉज क्यों, क्योंकि एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड द टेम्परेचर इज टू लो दैट you cannot survive or even you would freeze to death। तो जैसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं सेम जो है टिलू डेट कि आस्क हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। तो बच्चों क्या बताया था उसके फादर ने कि कैसे मैनेज करते हैं, कि वो जो है बिल्कुल वेल इक्विप्ड होके जाते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन रहती है, या बूट्स रहते हैं, या क्लोथ वार्म रहते हैं, सूट प्रॉपर एक पहन के जाते हैं जो वार्म करके रखता है राइट बॉडी को, और बूट्स ऐसे स्पेशल होते हैं दैट मेक हिम इजी टू वॉक ऑन द सरफेस। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग देती है। अगर कहीं पे भी हम किसी के लिए भी जाएंगे, अगर मान लो स्पेस के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको स्पेस में जाना है, तो आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। तो उन्होंने कहा हमें जो है वहां काम करने की एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज स्लाइटली डिफरेंट, कि थोड़ा सा डिफरेंट है और चैप्टर से। तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस